वेलकम स्टूडेंट। क्लास 12th के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा और आपको बताया गया कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट लोकेशंस पर क्या होती हैं। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एक्सप्लेन करने के पहले हम लोग एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम लोग एरिया वेक्टर के नाम से जानते हैं, या एरिया वेक्टर। एरिया के बारे में आपने सुना होगा। आप कोई पर्टिकुलर एरिया कंसीडर कर लीजिए, ये चाहे वो सर्कुलर हो चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, तो ये हमारा पर्टिकुलर एरिया है। तो आपको पता है कि चाहे वो सर्कुलर हो चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, सबका अपना इटसेल्फ का एक एरिया होता है। एरिया है ही एरिया, और इस एरिया का एक क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। इस एरिया का भी अपना खुद क्या होगा, एक मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन पर्टिकुलर एरिया को हम लोग यहाँ पर एरिया वेक्टर के रूप में पहले समझेंगे। एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर मतलब ये जो पर्टिकुलर एरिया है जो सर्कुलर शेप में है, इसका एक एरिया वेक्टर होगा जो आउट ऑफ द प्लेन होगा और इस पर्टिकुलर एरिया के परपेंडिकुलर। तो एक दो बातें, आउट ऑफ प्लेन और दूसरी बात परपेंडिकुलर टू द एरिया। ये एरिया के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा और आउट ऑफ द प्लेन होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं एरिया वेक्टर। तो इस एरिया वेक्टर का यूज हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रूप में करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने में हम लोग एरिया वेक्टर का यूज करेंगे। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इसको हम लोग कैसे समझते हैं। मान लीजिए एक पर्टिकुलर कोई एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। ये पर्टिकुलर एरिया है, तो अगर ये एरिया है तो यहाँ से एरिया वेक्टर, मैंने आपको बताया था एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। अब यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करवा रहे हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पर्टिकुलर एरिया से एंगल थीटा बनाती हुई जा रही हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहाँ हम एक पर्टिकुलर केस कर रहे हैं। हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखिए इस केस में अगर आप देखेंगे कि हो सकता है जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हों वो एरिया वेक्टर के साथ या इसके साथ पैरेलल भी जा सकती हैं। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे भी पास कर सकती हैं, ऐसे भी पास कर सकती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, और यहाँ पर ही देखेंगे कि अगर हम इस पर्टिकुलर सरफेस पर देखें तो एरिया वेक्टर भी इधर ही है। तो ये दो सिचुएशन देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे हम लोग, तो हम क्या समझेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, कि अगर हम कोई पर्टिकुलर एरिया कंसीडर करें, फिर से ध्यान से सुनिएगा, अगर हम कोई पर्टिकुलर एरिया कंसीडर करें तो उस पर्टिकुलर एरिया से पास करने वाली नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर से सुनिएगा, या लिखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू a particular area represent electric flux। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये E, और ये एरिया वेक्टर है A। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में लिखेंगे तो फाई इज इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर A। तो वास्तव में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस E और एरिया वेक्टर A, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट
हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर हम फाई ई लिखते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है, इसको हम फाई ई भी लिख सकते हैं, सफिक्स में ई के रूप में रहेगा। तो अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर एक दूसरे से अगर एंगल थीटा बना रहे हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा। क्लियर? तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इसको हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब अगर हम इस पर्टिकुलर एरिया में ऐसे बात करें कि मान लीजिए इस पर्टिकुलर एरिया में, या आप इन दो एरिया में अगर दो एरिया कंसीडर करें और उन दोनों का एरिया मान लीजिए सेम है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मान लीजिए 3 है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मान लीजिए 5 हैं, तो आप देख रहे हैं कि इसमें नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, ज़्यादा है, और इसमें नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, कम है। तो इसमें फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों पैरेलल नहीं है, तो यहाँ पर हमारा फार्मूला आएगा ई ए कॉस थीटा। हमको थीटा निकालना जरूरी रहेगा, तभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एरिया वेक्टर जो है और इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो यहाँ पर हमारा थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर अगर आप फ्लक्स निकालेंगे तो ई ए कॉस 0 लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। क्लियर? सॉरी, ई ए कॉस थीटा कॉस 0 1 हो जाएगा, तो हमारा यहाँ फ्लक्स हो जाएगा ई ए। तो ये हमने निकाला कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया वेक्टर के पैरेलल है तो हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई ए। ये हमको ध्यान देना है। ध्यान दीजिएगा, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये स्केलर क्वांटिटी है, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया वेक्टर हमारी, एरिया ही वेक्टर है तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट हमको क्या मिल रहा है, स्केलर क्वांटिटी मिल रही है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर हम कोई सरफेस है, अगर हम कोई सरफेस कंसीडर करते हैं और उस सरफेस का कोई छोटा सा एरिया कंसीडर करें, मान लीजिए ये डीए है, अगर डीए है तो अगर इससे पास करने वाली हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पता है और हमको टोटल इससे पास करने वाला स्मॉल एरिया हमने कंसीडर किया, इसका एरिया वेक्टर कितना है, डीए है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, तो हम अगर इसके इंटीग्रेट कर दें ई डॉट डी ए को, पहले तो अगर हम डी फाई ई निकालें तो डी फाई इस स्मॉल एरिया से लिंक फ्लक्स हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ई डॉट डी ए। तो अगर हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहते हैं फाई ई, तो ये इंटीग्रेशन होगा डी फाई ई का, तो हमको टोटल मतलब ये जो डी फाई ई निकालना चाहते हैं तो इससे हमको टोटल फ्लक्स निकल जाएगा। ये डी फाई ई, ध्यान दीजिएगा, ये डी फाई ई हमारा इस स्मॉल एरिया से लिंक फ्लक्स है। अगर हम इस पूरे एरिया से लिंक फ्लक्स चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, ई डी ए कॉस थीटा, मतलब स्मॉल एरिया जो हमने कंसीडर किया है उसका एरिया वेक्टर स्मॉल एरिया का और इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा डी फाई, मतलब टोटल एरिया से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा और ये हमको मिल जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। तो ये हमको पता चल गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर्टिकुलर, अगर हमको स्मॉल एरिया पता है और पूरे पर्टिकुलर एरिया से हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो एक आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में समझा, इसका हम थोड़ा सा एप्लीकेशन आपको समझाना चाहते हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा, तो थोड़ा अप्लाई इसको कर लेंगे, आगे बढ़ा जाए। देखिए एक हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास एक सिलेंड्रिकल शेप में ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। तो देखिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये समझिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप समझते हैं तो इसके क्वेश्चंस लगाने आपको आसान हो जाएंगे।
तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब ध्यान से देखिए, अगर आप यहाँ पर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अगर इस पर्टिकुलर सरफेस पर देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ई है और एरिया वेक्टर इधर होगा। और अगर इस सरफेस की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है, लेकिन एरिया वेक्टर हमारा क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो हम इस सरफेस को 1 मान ले रहे हैं, इस सरफेस को 2 मान ले रहे हैं, और तीसरा हमारा ये कर्व वाला सरफेस है, ये वाला सरफेस। तो यहाँ पर हम कोई एक पर्टिकुलर सरफेस कंसीडर कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं और एरिया वेक्टर यहाँ पर मान लीजिए ए है। तो इस कर्व सरफेस को, इधर वाले को हम पॉइंट 3 मान ले रहे हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फर्स्ट पॉइंट के लिए देखें तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री बन रहा है। यहाँ पर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी ये है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है, दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। यहाँ पर 180 बन रहा है, यहाँ पर 0 बन रहा है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए फॉर फर्स्ट सरफेस, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस 180 डिग्री। तो ये आ जाएगा कॉस 180 डिग्री की माइनस ई ए। तो यहां से देखिए, यहां पर हमारा जो फ्लक्स है वो क्या आ गया, निगेटिव। तो यहां पर हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर किसी सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं तो वहां पर फ्लक्स ऑलवेज निगेटिव होगा। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस enter inside a surface, then electric flux is negative। दूसरा, ये कंक्लूजन में हमने लिखा फॉर सेकंड सरफेस। तो यहां से ये फर्स्ट सरफेस के लिए हम यहां बता दे रहे हैं, सेकंड सरफेस के लिए ई ए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी दे रहे हैं, एरिया वेक्टर भी दे रहे हैं, और हमारा इन दोनों के बीच एंगल भी कितना है, 0 डिग्री। तो हमारी जो वैल्यू आई ई ए आई, क्या आई, ई ए, और ये वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। तो हम क्या यहाँ पर क्या समझाना चाह रहे हैं, यहाँ पर हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस से बाहर निकल रही हैं तो ऑलवेज इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस comes out of the surface, then फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और तीसरा केस देखिए फॉर थर्ड सरफेस। अगर हम थर्ड सरफेस की बात करें तब, तो अगर हम थर्ड सरफेस की बात करते हैं तो यहां पर देखिए ई डी ए कॉस 90, हमने स्मॉल एरिया कंसीडर किया हुआ है यहाँ पर डी ए, लेकिन यहाँ पर कॉस एंगल दोनों के बीच कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री बन रहा है तो कॉस 90 क्या होता है, 0। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्या, 0। तो यहाँ पर फ्लक्स कोई भी लिंक नहीं होगा। वास्तव में अगर देखा जाए तो इस सिलिंड्रिकल सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करके नहीं निकल रही है, तो इसलिए इसका फ्लक्स क्या हो गया, 0। तो अगर हम इस पूरे सिलिंड्रिकल सरफेस की बात करें, फ्लक्स थ्रू टोटल, ये फ्लक्स टोटल हो जाएगा, तो फ्लक्स हमारा सरफेस 1 के लिए, फ्लक्स हमारा सरफेस 2 के लिए, और फ्लक्स हमारा सरफेस 3 के लिए, तो हो जाएगा माइनस ई ए, ये हो जाएगा ई ए, ये तो 0 है ही। तो टोटल फ्लक्स लिंक क्या हो गया, 0। ये वास्तव में हुआ क्या, हम ध्यान दीजिएगा, हम टोटल सिलिंड्रिकल सरफेस के लिए बात कर रहे हैं। यहां पर टोटल सिलिंड्रिकल सरफेस
टोटल सिलेंड्रिकल सरफेस के लिए बात कर रहे हैं, तो टोटल सिलेंड्रिकल सरफेस के लिए यहां फ्लक्स 0 आ रहा है। क्यों 0 आया, इस पर ध्यान दीजिए। देखिए ये हमने कंसीडर क्या किया था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पर इंटर कर रही हैं उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से क्या हो रही हैं? बाहर आ रही हैं। अगर नॉन यूनिफॉर्म होता तो मान लीजिए यहां से 10 आती और मान लो यहां से 4 निकलती, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर 10 इंटर करती और 4 बाहर आती तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम 0 ना कर पाते। तब हमारा जो है E1 और E2 यहां वैल्यू आती, तब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ना होती, हमारा फ्लक्स यहां पर 0 नहीं होता। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप इसको समझकर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के मैग्नीट्यूड को यहां पर समझ सकते हैं। तो आई होप कि आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहां पर देखेंगे, इसी से रिलेटेड है गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लक्स इन्हीं सबसे रिलेटेड एक रूल है, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या है, गॉस साहब ने क्या कहा, उन्होंने सोचा कि देखिए हमने अभी क्या बताया कि जो हमारा फ्लक्स है वो होता है ई डी या ई डी ए या ई ए कॉस थीटा, आप लिख सकते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसके बीच एंगल थीटा है तो उन्होंने कहा कि हम फ्लक्स की बात करते हैं, फ्लक्स की बात करते हैं कब? जब किसी पर्टिकुलर एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर कर रही हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के सोर्स की बात करी जाए, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ध्यान दीजिएगा, तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात की जाए तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको पता है, आपको अभी बताया गया है कि अगर कोई चार्ज रेस्ट में है, इफ अ चार्ज इज इन रेस्ट देन it produces इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर? हमने बताया था उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट होंगी, ये आप पहले से पता करिए। मतलब वो इसके एक स्टेप पहले की बात सोचे, वो सोचे कि जो हमारा फ्लक्स है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस कौन कर रहा है, जनरेट कौन कर रहा है? स्टैटिक चार्ज। अगर कोई स्टैटिक चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से जनरेट है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस कौन कर रहा है? ध्यान दीजिएगा, प्रोड्यूस कौन कर रहा है? एक चार्ज। कौन प्रोड्यूस कर रहा है? चार्ज। तो इसका मतलब इस फ्लक्स का इस चार्ज से भी कोई ना कोई लिंक होना चाहिए। फिर से देखिएगा, फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, मतलब फ्लक्स किससे रिलेट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर सरफेस, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लक्स। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किससे प्रोड्यूस होती हैं? चार्ज से। तो इसका मतलब है चार्ज और फ्लक्स में कोई रिलेशन होना चाहिए। क्लियर? अब देखते हैं इस बात को कि क्या है गॉस लॉ। गॉस लॉ, व्हाट इज गॉस लॉ? इन्होंने कहा, ध्यान से समझिएगा, कि अगर कोई क्लोज्ड सरफेस ले लीजिए, क्लोज्ड सरफेस ले लीजिए और इस सरफेस में चार्ज है, मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है, तो आपको पता है कि अगर ये क्लोज्ड सरफेस मतलब सर्किल नहीं है, ये आप इसको स्फेयर के रूप में समझ सकते हैं। तो अगर यहां पर प्लस क्यू चार्ज है तो आपको पता है कि इस प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? बाहर निकलेंगी। तो अगर इस फ्लक्स से, इस पर्टिकुलर चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इस जो हमारा जो ये सरफेस है इससे क्या हो रहा है? अभी जो आपने पढ़ा पहले, इससे क्या हो रहा है? फ्लक्स लिंक हो रहा है। तो इन्होंने बताया कि जो फ्लक्स लिंक होगा, इस इलेक्ट्रिक चार्ज से,
वो किसके इक्वल होगा? वो होगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ये इनका रूल है। क्या रूल है? कि टोटल फ्लक्स लिंक, ध्यान दीजिएगा, टोटल फ्लक्स लिंक थ्रू अ कर्व सरफेस या इनक्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द 1 अपान एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो कहीं कहीं सिग्मा ई जो अलजेब्रिक सम को बताता है, यहां पर मान लीजिए चार्ज प्लस Q1 है, प्लस Q2 है, प्लस Q3 है, तो या माइनस Q4 है। तो इन्होंने प्लस Q के बारे में क्या कहा कि हमारा जो सिग्मा एप्सिलॉन नॉट होगा, इसको स्टेप को, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 अपान एप्सिलॉन नॉट, ये सिग्मा Q के बराबर होगा। तो मतलब इन्होंने ये बताया कि अगर कोई सरफेस है, स्फेरिकल हो सकता है, किसी भी शेप में हो सकता है, ठीक है, तो हम सरफेस एज्यूम भी कर सकते हैं। तो अगर यहां पर अगर हम इसकी बात करें, किसकी, इससे लिंक सरफेस की, तो यहां पर जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगे, क्योंकि यहां चार्ज Q इनक्लोज है, तो इन्होंने कहा कि अगर इस चार्ज Q को, अगर सिंगल चार्ज Q है तो उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर लीजिए। एप्सिलॉन नॉट आपको पहले से पता है, ठीक है ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। तो अगर इससे डिवाइड कर लीजिए तो इस सरफेस से पास होता हुआ आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। तो अब इस जो है ये सरफेस हमारा हाइपोथेटिकल भी हो सकता है, हाइपोथेटिकल सरफेस हो सकता है, इसे हम लोग गॉसियन सरफेस के रूप में भी मान सकते हैं, इसको हम लोग गॉसियन सरफेस के रूप में मान सकते हैं। तो एनसीईआरटी में इसका प्रूफ नहीं है, लेकिन आप कहिए तो इसका प्रूफ जल्दी से हम लोग दे सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अगर ये कोई चार्ज है, ये कोई गॉसियन सरफेस है, यहां से यहां पर हमने कोई सरफेस इसका स्मॉल पार्ट कंसीडर किया, तो मान लीजिए यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से सीधे निकलेंगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। और मान लीजिए ये जो आपने गॉसियन सरफेस किया है कंसीडर, इसका ये एरिया वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं, इस पर्टिकुलर एरिया से, मान लीजिए इस गॉसियन सरफेस जो आपने लिया है उसकी रेडियस कितनी है, r। तो यहाँ से आप फ्लक्स लिंक लिख सकते हैं डी फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। और आपने पढ़ा है ई की वैल्यू, अगर ये प्लस Q चार्ज है तो इससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर डी ए कॉस थीटा। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q इधर गया, और यहाँ पर हम कर सकते हैं डी ए कॉस थीटा अपान R स्क्वायर। तो हमारा डी फाई ई हो जाएगा। अब हमको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो इंटीग्रेट कर दिया, चूंकि ये जो यहाँ सर्किल बना रहे हैं ये क्लोज सरफेस को रिप्रेजेंट करता है, तो डी फाई ई इज इक्वल हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कॉस थीटा अपान R स्क्वायर। और हमारा ये जो है डी ए कॉस थीटा अपान R स्क्वायर, ये ओमेगा के इक्वल होगा, जिसको आपने 11th में पढ़ा है, इसको सॉलिड एंगल कहते हैं, ठीक है। तो डी ए कॉस थीटा अपान R स्क्वायर, और ये डी ए कॉस थीटा अपान R स्क्वायर, ये टोटल का टोटल आपने पढ़ा होगा 11th फर्स्ट चैप्टर में, रिकॉल करिएगा, रेडियन, जब स्टेरेडियन आप पढ़ रहे थे, तो यहाँ से फाई ई, अब यहाँ से आपको टोटल फ्लक्स निकल आएगा फाई ई। तो ये फाई ई हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारा हो जाएगा, ये पूरा का पूरा वहां पढ़ाया होगा, पूरा का पूरा सॉलिड स्फीयर कितना एंगल बनाता है, 4 पाई। तो यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो हमारा फाई ई आ गया Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा प्रूफ भी है इस लेक्चर का। ध्यान दीजिएगा, लेक्चर को 2-3 बार 4 बार देखिएगा, आपको समझ में आएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम लोग देखेंगे, जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। एक बार आप जो है इसको आराम से देख लीजिए। तो इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं या इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें हैं
क्या है वो इंपॉर्टेंट बातें, वो वन बाय वन हम लोग जल्दी से देखेंगे। गॉस लॉ से ये हमारा हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस है। तो ध्यान दीजिएगा, हम आगे कुछ नोट्स में लिखवाते हैं बातें। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, पहला पॉइंट है इफ अ गॉसियन सरफेस encloses no charge then phi e is equal to 0। अभी जो बताया था, जो पिछला एग्जाम्पल था आपको केस में, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक गॉसियन सरफेस ले लिया जो सिलेंड्रिकल है। अब देख रहे हैं सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर तो कोई चार्ज है नहीं, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर कर रही हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं। तो अभी मैंने निकाल के आपको बताया भी है इसका प्रूफ। तो यहाँ पर टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। तो इफ अ गॉसियन सरफेस, ध्यान दीजिएगा, इफ अ गॉसियन सरफेस इनक्लोजेस नो चार्ज देन फ्लक्स 0 होगा। यहाँ पर देखिए गॉसियन सरफेस एनी शेप और साइज का हो सकता है, एनी शेप का हो सकता है। मान लीजिए ये हमने एक गॉसियन सरफेस लिया, इसमें +2 क्यू चार्ज है और -q चार्ज है। तो यहाँ पर अगर हम टोटल फ्लक्स कहें तो हमने बताया है अलजेब्रिक सम अपान एप्सिलॉन नॉट। तो अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेस 2q -q अपान एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दीजिएगा, अगर इस सरफेस के बाहर यहाँ पर कोई चार्ज है 4q, तो ये चार्ज कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो हमारा ये इनक्लोज्ड सरफेस है, जो चार्ज इनक्लोज कर रहा है उसी चार्ज को हम लोग यहाँ कंसीडर करेंगे। अगर इस सरफेस के बाहर कोई चार्ज है तो उस चार्ज को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये हमारा q अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो अगर एनी सरफेस इनक्लोजेस चार्जेस, कई चार्जेस सम है, तो उनका वेक्टर सम होगा। नेक्स्ट देखिए, शेप और साइज पर, अभी मैंने बताया शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता। तो अगर यहाँ पर देखिए, अगर ये एक कोई शेप है, इसमें चार्ज q है, अगर ये कोई शेप है, इसमें चार्ज q है, +q है, यहाँ भी +q है, कोई भी ये शेप है, इसमें कोई चार्ज +q है, तो इन तीनों का हमारा जो फ्लक्स लिंक होगा वो q अपान एप्सिलॉन नॉट ही होगा, अलग नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक। फोर्थ पॉइंट देखिए, अभी जो बताया था, अगर कोई स्फेयर है, गॉसियन सरफेस है जिसकी रेडियस r है, इसमें +q चार्ज है और इसी सरफेस की रेडियस को डबल कर दिया गया, 2r कर दिया गया, तो अगर यहीं पर वही चार्ज +q है तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो अभी हमने फ्लक्स का फार्मूला पढ़ा है वो q अपान एप्सिलॉन नॉट है, वो शेप पर डिपेंड नहीं करता। यहाँ पर एक बात और ध्यान देखिए, +q चार्ज है, यहाँ भी +q चार्ज है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इससे पास होंगी वो चेंज तो करेंगी नहीं। यहाँ से इस +q चार्ज से मान लीजिए 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो यहाँ पर ही 10 निकलेंगी। तो इससे, तो इन दोनों केस में जो हमारा फ्लक्स होगा वो q अपान एप्सिलॉन नॉट ही होगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। और नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि देखिए, अगर कोई हमारा जो है क्या है, कोई गॉसियन सरफेस है जिसमें एक डाइपोल रखा हुआ है, कहेगा केवल डाइपोल रखा है, तो इसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए। पूछेगा डाइपोल है तो उसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए। तो डाइपोल है तो +q और -q। अब ये आपको ऑब्वियस, आपको समझना पड़ेगा, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अगर डाइपोल है तो +q -q। तो अब यहाँ पर अलजेब्रिक सम लगा दीजिए, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, q -q अपान एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 0। तो अगर कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो उससे रिलेटेड टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 0। और एक पॉइंट हम लोग और जल्दी से देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि अगर जो है ये कोई मान लीजिए क्यूब है और इस क्यूब में कोई चार्ज q रखा हुआ है, तो इस पूरे क्यूबिकल सरफेस से जो फ्लक्स लिंक होगा वो होगा q अपान एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए इसके एक सरफेस से, इसके एक सरफेस से कितना चार्ज लिंक होगा। तो देखिए इसमें टोटल कितनी सरफेस हैं, 6। तो अगर हम एक सरफेस की बात करेंगे तो इसको 1/6, मतलब इसको हम 1/6 टाइम घटा देंगे, क्योंकि इसके एक सरफेस, क्योंकि 1/6 + 1/6 + 1/6, तो ये 6 सरफेस से ये इंक्लूड है, ये 6 सरफेस से है।
तो वन सरफेस से अगर हम बात करेंगे तो वन सरफेस से लिंक चार्ज 1/6 Q/ε0 होगा। तो इसको अगर हम जनरलाइज कर दें, अगर किसी यूनिफॉर्म बॉडी की n सरफेस हैं तो उससे लिंक जो है होगा Q/n/ε0। तो यहाँ आज आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट बात फ्लक्स से रिलेटेड बताई गई और गॉस लॉ के बारे में बताया गया, गॉसियन सरफेस के बारे में बताया गया। आई होप कि आपको ये ज़रूर से ज़रूर समझ में आया होगा। आप इन वीडियोस को देखिए 2-4 बार 6 बार देखिए जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।